नमस्कार, मैं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं खबर सुप्रभात फास्ट न्यूज़। आज अभी हम गया में पहुंचे हुए हैं, जो मगध प्रमंडल का मुख्यालय है। गया के चंदौती थाना क्षेत्र में हम उस शख्स के पास पहुंचे हुए हैं जिन्होंने 1965 से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। शहीद जगदेव प्रसाद, राम मनोहर लोहिया और न जाने कितने समाजवादी नेताओं के साथ इन्होंने बिहार के अंदर राजनीति की शुरुआत की और आज इन्होंने कई प्रदेश में राजनीतिक उतार चढ़ाव और उथल पुथल भी देखा और उसके सामना किया। बिहार में जीतन राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने थे, उनके मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री की भी जिम्मेवारी बेखूबी इन्होंने संभाला। वो है रामेश्वर प्रसाद यादव जी, जो बेबाकी से बोलते हैं और मगध प्रमंडल में अपनी एक अहमियत रखते हैं। तो चलें, क्या कुछ उनसे बातचीत खबर सुप्रभात फास्ट न्यूज़ की होती है, क्या वो बतलाते हैं। चलें सुने उनकी बातों, उनकी जुबान से। सर, आप बिहार के अंदर छात्र जीवन से ही 1965 से ही राजनीतिक जीवन की शुरुआत किया था और जगदेव बाबू, राम मनोहर लोहिया जैसे कई सामाजिक पुरोधों के सानिध्य में या उनकी आंदोलन की उपज कहा जाए, आप हैं। और इस अभी बिहार के अंदर बहुत सारे राजनीतिक उतार चढ़ाव आपने देखा, बहुत सारे राजनीतिक उथल पुथल को भी सामना किया। और जीतन राम मांझी जी जब बिहार में मुख्यमंत्री की शपथ लिए थे तो उनके कैबिनेट में राज्य मंत्री की बतौर जिम्मेवारी भी संभाला था। हम आज इस पर चर्चा करेंगे आपसे। इसके पहले कश्मीर में जो पहलगांव में जो आतंकी हमले हुए हैं, आज उस आतंकी हमले से पूरे देश मर्माहत है, पूरे देश शोक की लहर में डूबी हुई है। आप किस नजरिए से देख रहे हैं उस घटना को? सवाल है कि आज पूरा देश शोक मना रहा है। उसमें एक नंबर पर अगर कोई प्रदेश है उसका नाम है कश्मीर। वहाँ की पूरी आवाम इस घटना के बाद हर एक प्रदेश से ज़्यादा मर्माहत है, ऐसा मैं मानता हूँ और देखा भी। ऐसी घटना को कोई भी इंसान जिसमें इंसानियत नाम की चीज़ है कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन मुझे अफसोस तब होता है कि ये तो 26-27 की संख्या में आम नागरिक थे, वो मारे गए। 1919 की घटना को देखिए कि एक सेना को तैयार करने में सरकार को कितना खर्च होता है। ऐसे 40 सेना को ढा दिया गया और आज तक देशवासियों को नहीं है कि भारत सरकार ने क्या बदला लिया उसका। पुलवामा की घटना, पुलवामा का तो पुलवामा की घटना पर भी वही हाल था कि कश्मीर है, हमेशा आतंकवादियों की साए में वो जीता है। और वहाँ पर 2030 करने के लिए लोग जमा हैं। वहाँ पर एक तो सिक्योरिटी नहीं है। क्या ये सरकार की खामी नहीं है? वो चाहे कश्मीर सरकार की खामी हो या भारत सरकार की खामी तो है। इसी तरह की घटना 2019 में पुलवामा में बीता कि सेना मेरी जा रही है और उसकी प्रतिरक्षा में कोई नहीं है। अगर कोई है तो आतंकवादी है और उसने 400 को ढा दिया। आज तक के भारत सरकार ने कोई बदला नहीं लिया। कश्मीर केंद्र शासित राज्य है सर, तो केंद्र शासित राज्यों में तो सीधे लॉ एंड ऑर्डर तमाम चीज गृह मंत्रालय से डील होता है।
तो वैसे में केंद्र सरकार को दोषी कहा जाए, गृह मंत्रालय को दोषी कहा जाए, या कश्मीर सरकार को कहा जाए? बिल्कुल केंद्र सरकार दोषी है। और अमित शाह जी जैसे आदमी को, जिसको हिम्मत की बलिहारी कहा जाता है, ये दोष को अख्तियार करना चाहिए। और इसी के तहत 2019 की घटना, जो मेरे 40 वीर मारे गए और 26 हमारी जनता मारी गई है, इसका बदला पाकिस्तान से युद्ध छेड़े, हम पूरी जनता उसके साथ है। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि 36 इंच की सीना है और मैं आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दूंगा, तो फिर भी सवाल उठ रहा है। ये तो हास्यास्पद है। आपको से मैं कहता हूँ, 56 इंच का सीना का कोई भी अच्छा प्रभाव अभी तक के देश के 140 करोड़ जनता नहीं देखा। कहने के लिए तो बहुत कुछ बोलते हैं, करने के लिए तो आज तक नहीं किए। हिम्मत नहीं हुई कि हम जरा सा स्टेट का क्या नाम था, अभी जो एक साल पहले घटना घटी मणिपुर में, आज तक के दर्शन हुआ कि प्रधानमंत्री भी देश में रहता है? नहीं गए। तो फिर कटसी मेंटेन करने के लिए अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, उनको भेज दिया गया कश्मीर। कार्रवाई क्या होगी देश की एक एक जनता जानती है, मुंह नहीं खोलती है। इसलिए कि सब जगह पर जो प्रशासनिक पदाधिकारी है वो सत्ता के कब्जे में है। किसी के पीछे ईडी लगा देंगे, किसी के पीछे एंटी करप्शन, इस तरह की कार्रवाई हो रही है। तो जो जनता समझती है वो भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। लेकिन हम लोग तो कहते हैं कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करके डिवाइड कर दो, जैसे बांग्लादेश बनाया इंदिरा गांधी जी ने, उसी तरह से आप इसको 2 भागों में बांट करके एक भाग को अपने पास मिला लो इंडिया में। पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ रहे ही नहीं। हम ऐसा चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आज 22 अप्रैल के घटना के बदले अगर भारत सरकार कोई बदला नहीं लेती है तो हम समझेंगे कि यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। और इसी तरह से आतंकवाद का जन्म होता रहेगा, वो आता रहेगा, हम हिंदुस्तानियों को गला काटते रहेगा। सर, अभी देश की जनता यह बहस कर रही है कि इंदिरा गांधी न सिर्फ पाकिस्तान के बंटवारा करवाए, बांग्लादेश के बनवाए, बल्कि सिक्किम जैसे राज्यों को भी भारत में मिलाया। और पाकिस्तान की सेना जब भी सिर उठाया तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली सरकार पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटाने के कार्य की है। और क्या राष्ट्रवाद की दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ वैसे उल्लेखनीय कार्य किए या नहीं? क्या कहेंगे आप? अभी तक तो नहीं किया। देखना यह है, अब हमको तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री बड़ा शील सहित आदमी हो गए हैं कि हर एक इंसान 3 वो कसूर को माफ करता है। हालांकि 3 नहीं, 4-5 घटनाएं इस तरह की घट चुकी है इनके राज्य में 2014 के बाद। लेकिन अभी तक इन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जिससे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, कहा जाए। ऐसा नहीं हुआ। देखना यह है। और तो मैं ललकार के कहता हूँ होम मिनिस्टर को और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को कि आप पाकिस्तान को एक टुकड़ा नहीं 20 टुकड़ों में बांट दीजिए। देश के 140 करोड़ जनता आपके साथ है। एक ठो भी कदम मिला करके न चलने की बात नहीं कर सकता, वो चलने को तैयार है। आप करके तो दिखाइए। सर, गृह मंत्री अमित शाह जी, इन्होंने दावा किया है और घोषणा कर दिया है कि इस देश में 30 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त कर दूंगा, नस्तानाबूद कर दूंगा। चलिए, बहुत अच्छी घोषणा है, बहुत अच्छी दावा है। लेकिन इन्होंने अभी तक ये दावा नहीं किया, एक डेडलाइन नहीं दिया कि आखिर देश से आतंकवाद और फिरकाप्रस्त ताकतों को कब समाप्त करेंगे। आखिर इसका कोई रेखा निर्धारित नहीं किया। क्या कहेंगे आप? अमित शाह जी से मैं ये निवेदन करता हूँ, आप उत्साहवर्धक बात करता हूँ उसे। अमित शाह जी, हत्या कोई भी समस्या का निराकरण नहीं है।
ये नक्सलवाद क्यों उत्पन्न हुआ इस देश में, इस जड़ को तो खोलिए। अब उसने जो समस्या बताया उस समस्या का समाधान करिए, नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। नक्सलियों को मारने से नक्सलवाद समाप्त नहीं होगा। आप 100 नक्सली मारोगे, उसके विरोध में उसका परिजन 1000 की संख्या में नक्सल होते जाएंगे। इसमें दूर राय का सवाल नहीं है। सर, अभी बिहार में आप काफी दिनों से राजनीति में आप सक्रिय रहे हैं और काफी उल्लेखनीय कहानी भी रहा है आपका। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 सिर पर है। इस चुनाव में एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन और एक तीसरी शक्ति के रूप में प्रशांत किशोर चर्चा में है। किस नजरिए से देखते हैं आने वाला जो चुनाव होगा, क्या परिणाम होगा इस बार 2025 में? बदलाव प्रकृति का शाश्वत नियम है। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। इसको कोई झूठला नहीं सकता। काफी दिन हो गया एनडीए को बनते और महागठबंधन को बनते। मैं तो साफ ऐलानिया तौर पर कहता हूँ कि ये दोनों गठबंधन से कभी भी आम समस्या जो जनता की है उसका कभी समाधान नहीं होगा। समाधान का एक ही रास्ता है। और पीके की जो बात करते हैं, ये 2014 के पहले कहाँ थे? 14 में कहाँ थे? कि वेस्ट बंगाल गए थे कि नहीं? ये कांग्रेस से भी गठबंधन शुरू किए थे कि नहीं राय देने के बाद? जहाँ तक है, अबरी बार कांग्रेस सरकार, अबरी बार नीतीश कुमार। ये नारा देने में इनको क्या प्राप्त हुआ है एक एक जनता जानती है। पीके आप ज़्यादा उछल कूद मत करिए। इनको तो संज्ञा दिया गया है कि ये भाजपा के बी टीम है। इस कार्रवाई से वो अपने को कैसे उद्धार करेंगे मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, वो आएगा कभी वो आएगा कि दो में किसी से, चाहे महागठबंधन की बात हो या एनडीए की बात हो, दो में से किसी के भी जो कार्यक्रम है अभी तक के जन उपयोगी सबूत नहीं हुआ है। सर, आप जीतन राम मांझी जी के कैबिनेट में राज्य मंत्री भी रहे हैं और जीतन राम मांझी जी कभी एनडीए, कभी गठबंधन, मतलब गठबंधन बदलने के लिए काफी चर्चित रहे हैं और कभी कभी बड़बोलोपन के लिए भी चर्चित रहे हैं। पिछले दिनों इन्होंने बयान दिया था मीडिया के कैमरे में कि जो दलित या पिछड़ा जो संपन्न हो गया है उनको आरक्षण का लाभ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन जीतन राम मांझी जी इस नीति को खुद अमल में नहीं ला रहे हैं। अपने स्वयं आरक्षण की कोटे से ही वे लोकसभा की सफर तय किए, केंद्र सरकार में मंत्री भी बने। उनके लड़के संतोष सुमन जी आरक्षण की कोटे से ही मंत्रिमंडल, बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में है, तो दूसरों को सीख दे रहे हैं कि स्वयं इस आचरण का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, आप उनकी सहयोगी रहे हैं? आप जहाँ तक बाबू जीतन राम मांझी का सवाल है, सत्ता प्राप्ति के लिए सिद्धांत को चूल्हे में झोंक दो, ये इनके साथ सही उतरता है। मैं तो कहता हूँ कि सत्तासीन होने के लिए सिद्धांत को जो छोड़ता है उसे कम से कम बाबा साहब का नाम लेने का अधिकार नहीं है। वो बदले नाम, वो कहे कि हमको सत्ता चाहिए, चाहे अपनी बहू को बनावे, बेटा को बनावे, परिवार के अन्य सदस्य को बनावे, सब सही होगा। मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि जो इंसान कहता है कि राम बनावटी है, राम नाम की चीज़ कुछ हुआ ही नहीं, ये कवि की कल्पना है। इस पर भाषण हमेशा देने वाला इंसान जब जरूरत होती है सत्ता संभालने की, एमपी बनने की,
तो राम के बना हुआ अयोध्या के मंदिर में दर्शन में भी जाते हैं। यहाँ की जनता को पूछना चाहिए कि आप किधर हैं, आप बाबा साहब के सिद्धांतों पर हैं या राम दर्शन को लड़ाई थे। कोई इंसान को एक तरफ होगा, जैसे मैं, सत्ता कभी मिले नहीं मिले कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ अंधविश्वास का सवाल है उस पर खुलकर मैं बोलूँगा। और जैसे नेहरू ने भारत की खोज में लिखा कि रामचरितमानस में जितनी घटनाओं का वर्णन हुआ है सब कपोल कल्पित है, कवि की कल्पना है। मैं उसी लाइन पर कहना चाहता हूँ कि अंधविश्वास को छोड़ो, जो सही चीज़ है उसको अख्तियार करो, ताकि जनता समझे कि हमारा नेता एक लाइन पर रहता है। मैं तो 1965 में जब राहुल संख्यान की किताबों से मुलाकात होती है, ए वर्टिकल चेंज माई टेकन प्लेस इन माई, और उस दिन के बाद से मैं न मंदिर देखा, न मस्जिद देखा, न गुरुद्वारा देखा, न कोई सिखों के मंदिर को देखा। मैं यही कहता हूँ कि जो अंधविश्वासी है वही आ जाएगा। और अगर ये लोग समझते हैं, चाहे हमारे मांझी जी हो चाहे कोई हो, समझते हैं कि राम के नाम लेने से उद्धार हो जाएगा, तो सरकार में आप है हैं, यहाँ का जितना भी बिजली पानी सब समाप्त कर दो, पाठशालाएँ समाप्त कर दो, यूनिवर्सिटी कॉलेज को समाप्त कर दो, हॉस्पिटल को समाप्त कर दो, और सब जगह पर मंदिर मस्जिद बना दो, सब कल्याण हो जाएगा। अगर यही विश्वास है, यही काम करो, सत्ता में तो आप हो, बिहार में भी और भारत सरकार में भी आप यही काम करो। अगर उसी से उद्धार होगा जनता का, भगवान ईश्वर का नाम लेने से, अल्लाह का नाम लेने से, तो फिर इन चीज़ों के लिए क्या है, डॉक्टर का जरूरत है? डॉक्टर सब सर्टिफिकेट में रद्द करो, कोई जरूरत इसकी नहीं है। मंत्र से काम चल जाएगा, मंदिर मस्जिद में घुसने से काम चल जाएगा, कोई हल नहीं है। अब तो कहते हैं मांझी जी को आज आप लोग के सामने कह रहे हैं, मांझी जी सारे स्कूल वगैरह को बंद करा के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए, दीक्षा के लिए मंदिर में भेजिए, मस्जिद में भेजिए, गुरुद्वारा में भेजिए, गिरजाघर में भेजिए, क्या जरूरत है इसकी? लगता है इन लोग की मंशा से एक ही चीज कि बाबा साहब का जो सपना था और सिद्धार्थ गौतम के जो सपना था, वो सब इन लोग की नज़र में बेकार है। दोहरी बात हमको पसंद नहीं है, कभी राम का भजन और कभी राम को गाली, ये हमको पसंद नहीं है। मैं राम को न मानता हूँ न कृष्ण को मानता हूँ, मैं किसी तरह के कोई भगवान को नहीं, मैं सच्चा इंसान को मानता हूँ जहाँ करुणा दया निधि इसका वास होता है। मैं उसके भक्त हूँ और उसी तरह से चाहता हूँ कि हमें सत्ता मिले चाहे नहीं, मुझे उसी तरह से मेरा अंत होगा, इसमें मैं विश्वास करता हूँ। सर, मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो मंदिर सवार थे, आज उन्हीं के साथ सरकार चला रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि सत्ता प्राप्ति के लिए सिद्धांतों की जरूरत नहीं है, सिद्धांत को ताका पलट दीजिए और सत्ता प्राप्ति में जितनी भी अंधविश्वास की बात है सब करते जाइए, सब माफ है। सर, एक अंतिम और सवाल है, बिहार में जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी, इन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सभी के साथ न्याय की बात करते हैं, लेकिन आज विकास की जो मापदंड है, आज विकास के लिए जो दलित, पिछड़ों और कमजोर वर्गों के विकास के लिए जो सरकार राशि भेज रही है पंचायतों के माध्यम से, उसमें काफी लूट मची हुई है और जांच के नाम पर खाना पूर्ति और दोषियों को जांच अधिकारियों के द्वारा बचाया जाना, इस तरह के कई मामले प्रकाश में आए हैं। तो फिर सबका विकास कैसे संभव है? दूसरी, सभी को न्याय, तो आज न्याय के लिए जो बिहार के अंदर मानवाधिकार आयोग काम कर रहा है, बिहार मानवाधिकार में 3 बेंचेज हैं, जिसमें 2 बेंचेज काम नहीं कर रहा है। उसके सदस्य लोग, उस बेंच के सदस्य लोग अवकाश प्राप्त कर लिए हैं, उसके बाद नए सदस्य नहीं बनाए गए हैं। मात्र 1 बेंच कार्य कर रहा है। 93,000 अभी केसेस मानवाधिकार आयोग में पेंडिंग है और बिहार के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की दूसरे राज्य के अध्यक्ष बन चुके हैं, हालांकि वे अभी प्रभार के रूप में काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित और समाज के जो अंतिम पंक्ति को न्याय दिलाने की बात करने वाली एनडीए की सरकार है, तो क्या न्याय मिलेगा सभी को? नहीं, कभी नहीं।
अपना कदम जब मैं एक उदाहरण देता हूँ, नल जल योजना, मैं ये कहूँगा, ये बाबू जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे, इन्होंने प्लान बनाया था इस नदी को, ये क्या बोलते हैं इसको, फल्गु नदी को, कि इसे यहाँ से कम से कम 200 फीट आगे कंडी नवादा के पास में ऑब्जर्वर बनाया गया और वो बना करके ये सालों भर पानी रहेगी और इसको कोई नहर से जोड़ा जाए, यानी सोन नहर से सोन से जोड़ करके, और जितने जगह पर नदियाँ पार करेगी सब में छोटा छोटा कैनाल बना के पटना तक पानी पहुँचाएगा और ये फल्गु नदी को दोनों तरफ कैनाल खोला जाएगा और सालों भर पानी रहेगा। पानी का दिक्कत कम से कम गया, औरंगाबाद और नवादा को कभी नहीं होगा और सिंचाई की भी सही प्रबंध हो जाएगा। इसको कहता है कान ऐसे नहीं छूटे, घुमा के छूटे। नीतीश कुमार जी ने क्या किया, रबर डैम बना दिए विष्णुपद में। वो रबर डैम का क्या हाल है, वो सब सूख गया। उन तीर्थयात्री आते हैं पिंड देने के लिए, तो उनको खुदाई से पानी मिला। इनका क्या कहना है, क्या करेंगे नहीं करेंगे, अभी तक के हमरा जैसे आदमी को समझ में आता है कि खिलौना दिखाया जा रहा है जनता को। पीने के पानी का व्यवस्था नहीं है इनका। एक बार हम सुना था समाचार में, ये जहाज में जा रहे थे दिल्ली, एक महिला से मुलाकात हुई, वो पिंड दान देने के लिए यहाँ आती थी। उसने कहा कि आप वहाँ के मुख्यमंत्री हैं? उन्होंने कहा कि पिंड दान के लिए मैं व्यवस्था कर दूँगा। उसी पर ये रबर डैम उन्होंने बनवाया है। लेकिन गया जिला त्रस्त है पानी के लिए, चाहे सिंचाई का मामला हो या पीने का मामला हो, उसके लिए इनका ध्यान अभी तक नहीं गया। मैं कहना चाहता हूँ बाबू नीतीश कुमार जी, आपको विकास पुरुष की उपाधि मिली है। विकास पुरुष के रूप में आप कम से कम मगध प्रमंडल को पुनः जो मांझी जी ने प्रस्ताव लिया था, उस प्रस्ताव पर आप आगे बांध बनाएं और बांध बना करके यहाँ से बोधगया तक के सालों भर पानी का इंतजाम करिए। दोनों साइड से रास्ता बनाइए जो पिलग्रिम लोग के लिए फायदेमंद होगा, और पिलग्रिम का एक रास्ता बनेगा गया जहाँ लोगों को आमदनी होगी और एक बढ़िया न्याय होगा जनता के साथ। तब मैं समझता हूँ कि वो सप्त क्रांति योजना आपका सफल होगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ, हमारी जन्मभूमि कोसवा बस्ती के बगल में एक बस्ती जगन्नाथपुर है। वो जगन्नाथपुर बस्ती में नल जल योजना के लिए स्टेट ट्यूबवेल हुआ। वो ट्यूबवेल अभी तक के जहाँ के तहाँ मैंने बेकार है, पानी नहीं आया, सारा योजना बिखरा हुआ। आज के 6 महीना पहले ये एग्जीक्यूटिव लिए आज क्या बोलते हैं इसको, कौन विभाग है, नहीं ये आपको कृषि आवास के तरफ मिल जाता है, पीएचडी के एग्जीक्यूटिव ईयर को ध्यान आज 6 महीना पहले आकर्षित किया था। अभी तक वो योजना जो करते हुए हैं, वहाँ के पानी पीने के लिए वहाँ के दलित समाज पैसा से पानी खरीदता है और जिसके पास पानी उपलब्ध है वो पैसा से पानी देता है, कोई ध्यान नहीं है। इसी तरह से पूरे जल योजना का क्या हाल है। हमारी जैसी बस्ती में, जिस बस्ती को कोसवा के उल्टा मास्को होता है, वहाँ तक अभी तक जल योजना का कोई प्रबंध नहीं हुआ है। पहाड़ी एरिया जगन्नाथपुर है जहाँ अधूरा पड़ा हुआ है। तो मैं कहूँगा कि जब नारा देते हैं तो कार्य करते हैं, तो उसे कार्यवान्वयन हुआ कि नहीं, इस पर 100% ध्यान देना पड़ेगा बाबू नीतीश कुमार जी को। तभी मैं मानूंगा कि हाँ, सबका विकास और सबका साथ हो रहा है। ऐसे मेरी उम्मीद नहीं है। सर, एक और छोटी सी मामला है। इन्होंने भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की दावा करते हैं और कानून की राज की दावा करते हैं। कहते हैं कि कानून का राज है, किसी भी अपराधी, बाहुबली या माफियाओं को नहीं चलेगा तो सिर्फ कानून का चलेगा। लेकिन इस गया जिले में और खास गया मुख्यालय में, चंदौती थाना क्षेत्र में, जो चंदौती बिजली विभाग के जो आवासीय परिसर है,
हमें जानकारी भिन्न भिन्न स्रोतों से मिल रही है कि दर्जनों लोग बाहुबल के बदौलत उस आवासीय आवास में कब्जा जमाए हुए हैं। कुछ लोगों से विभागीय अधिकारी जो मुझे जानकारी है वो जांच में ही खुलासा होगा, किराए की वसूली भी किया जा रहा है। और कुछ जो कमजोर महिला और असहाय लोग हैं, अगर वे किसी तरह से अगर रह रही हैं, किसी प्रकार से रह रही हैं, तो उन्हें बिजली और पानी सप्लाई बंद कर दिया गया है। जबकि सरकार की दावा है, मानवाधिकार आयोग भी कहता है, ह्यूमन राइट है हमारा कि किसी भी परिस्थिति में बिजली और पानी बाधित नहीं किया जाएगा। तो क्या मानते हैं कि चंदौती में बाहुबलियों का ही राज चल रहा है, कानून की राज नहीं है? और अगर दावा कर रही है कोई सरकार तो वह मिथ्या है, भ्रामक है और झूठा दावा है। इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि न्याय एक तरह का होना चाहिए। अगर कोई या 2, 4, 10 की संख्या में लोग वहाँ रह रहे हैं और उन्हें सब सुविधा मिल रही है, कि सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है। और इसी तरह से मान लिया कोई को लाचार किया जा रहा है बिजली पानी काट के, तो नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई नाजायज रह रहा है, देखा देखी लोग कहेगा कि फलाना भी नाजायज रहा है, मैं भी रहूँगा। ऐसी हालत में जो नाजायज रहें सबको बिजली पानी काटो, सबको हटाओ। एक को हटाना, अब खासकर महिला अगर है तो ऐसी अवस्था में उसे बिजली पानी काट करके और लाचार करना ठीक नहीं है। अगर वो नाजायज रह रही है तो उसे आप हटाइए, हमको नहीं कहना कि हाँ रखिए, लेकिन इसी तरह से जो भी नाजायज रह रहे हैं सभी को बिजली पानी काट के लाचार कर दीजिए हटाने के लिए, तब मैं मानूंगा कि इंसाफ है, ऐसे इंसाफ नहीं। चलिए, तो ये है रामेश्वर यादव जी, जो पूर्व राज्य मंत्री बिहार सरकार के भी रहे हैं और 1965 से बिहार में अपने राजनीतिक पारी शुरू किया था। और जैसा कि हम जानते थे कि ये विवाद बोलने के लिए काफी मगध प्रमंडल में चर्चित रहे हैं, आज रूबरू होने के बाद यह स्पष्ट होता है कि सचमुच में रामेश्वर बाबू सिर्फ राज्य मंत्री ही नहीं रहे हैं पूर्व में, बल्कि बेबाकी से बोलने के लिए जो इनमें जज्बा है आज भी कायम है। तो आइए देखते रहें खबर सुप्रभात फास्ट न्यूज को, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आने वाले दिनों में रामेश्वर बाबू जैसे कई दिग्गज हमारे कैमरे में आएंगे और उनकी नीतियों, विचारों और कार्यों से हम अपने दर्शकों को अवगत कराते रहेंगे। मैं हूं आलोक कुमार, खबर सुप्रभात फास्ट न्यूज।